आज क्लास में पढ़ाएंगे मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो मध्यम क्रियाशील धातुएं क्या होती हैं, मुख्यतः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। और अगर इनको आपको निष्कर्षित करना है, इनको निकालना है आपको भूप्रपटी से, तो आप क्या करिएगा कि जब धातुओं के सल्फाइड आएंगे तो उनका वर्जन उपस्थिति में भर्जन होगा और वो धातु ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज होंगे और फिर धातु ऑक्साइड से अपचयन। अपचयन में चेंज होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस धातु ऑक्साइड जो होगा जिंक सल्फाइड और जिंक ऑक्साइड, फिर यहाँ से जिंक ऑक्साइड का अपचयन होगा Zn प्लस O2 में। इसको भर्जन कहेंगे और इसको अपचयन कहेंगे अगर धातु को सल्फाइड के रूप में प्राप्त किया गया। नाउ अगर धातु को कार्बोनेट के रूप में प्राप्त किया गया, लाइक कि कोई धातु है ZnCO3, तो फिर ZnO प्लस CO2 में ये विघटित हो जाएगी गर्म करने पे बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के। निस्तापन से। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के अगर ये प्रोसेस होता है, इसको क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। निस्तापन प्रक्रिया के तहत ये ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ZnO में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसके बाद क्या होगा, चयन। अपचयन होगा और ये Zn प्लस O2 में आ जाएगा। अगर सल्फाइड के रूप में प्राप्त किया गया तो भर्जन और चयन, अगर ऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में प्राप्त किया गया तो निस्तापन और अपचयन। ठीक है, अब लिखिए, चलिए लिखिए इसको। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हेडिंग डालिए। मध्यम क्रियाशील धातुएं जैसे कि Zn, Al, Cu, etc मध्यम क्रियाशील धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में भूपर्पटी में पाई जाती हैं। इन धातुओं से डायरेक्ट या सीधे रूप में धातु का निष्कर्षण मुश्किल होता है, इसलिए क्या करते हैं, सल्फाइड के रूप में प्राप्त धातुओं का सल्फाइड, ये अलग से पॉइंट है, ये भर्जन प्रक्रिया के तहत, भर्जन के बगल में लिख दीजिएगा ब्रैकेट में वायु की उपस्थिति, भर्जन प्रक्रिया के तहत धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। ठीक है, यस सर। उसके बाद लिखिएगा ZnS प्लस O2 गिव्स आउट, यहाँ ऊपर गर्म कर ZnO प्लस SO2। उसके बाद ये अपक्रिया लिखिए और फिर अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, धातु कार्बोनेट के निस्तापन प्रक्रिया के तहत ब्रैकेट में लिखिएगा वायु की अनुपस्थिति धातु ऑक्साइड में बदल दिए जाते हैं। हो गया। धातु देखिए, अगला पॉइंट लिखिए, धातु ऑक्साइड से धातुओं को अपचयन प्रक्रिया के तहत प्राप्त किया जाता है। यस सर। ZnO gives Zn plus O2, MgO gives Mg plus O2। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये लिख लीजिए दोनों इक्वेशन, क्या लिखिएगा, मध्यम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड अधिक क्रियाशील धातुओं से अपक्रिया करके विस्थापन के फलस्वरूप मध्यम क्रियाशील धातुओं के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। हो गया। यस सर। एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है देखिएगा, जो मध्यम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड है, अगर वो अधिक क्रियाशील धातु से अपक्रिया करेंगे तो अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगी, कम क्रियाशील धातु को उस यौगिक में से उस धातु से हटा देगी ना, विस्थापन अपक्रिया। पढ़े सब लोग? यस सर। तो यहाँ पे यही हुआ कि ZnO में से अगर Na ने अपक्रिया कर लिया तो Na ने यहाँ से Zn को हटा दिया और Na2O बना लिया और Zn बना लिया। ठीक है, इस अपक्रिया को लिख लीजिए नीचे, इस अपक्रिया को लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिएगा नीचे और यहाँ सामने लिख लीजिएगा उसके थर्मिट अपक्रिया।
इस अपक्रिया का नाम है थर्मिट अपक्रिया। अब देखिए इसका नाम क्या है, क्यों है, कैसे है और इसका क्या यूज होता है। रेल की पटरियां होती हैं, सब लोग को पता है रेल की पटरियां यस सर, पता है। कैसे बनती हैं। दो। लोहों से बनती है ना। यस सर। अब क्या होता है कि अगर उसमें जंग लग गई या कोई और मटेरियल आ गया जैसे Fe2O3 है, या तो आप उसको खुद से लाइए, या तो अगर लोहे में जंग लग गई है और या लोहे में दरार पड़ गई है, ठीक है, उस यस। पट्टी के बीच में दरार पड़ गई है, तो आप एल्यूमिनियम से उसकी अपक्रिया करा दीजिए। और जब आप इसकी अपक्रिया करेंगे तो ये इतना उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है कि यहाँ से जो आयरन है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है। किस अवस्था में प्राप्त होगा? द्रव की अवस्था में। गलित या द्रव की अवस्था में प्राप्त होगा। और जब द्रव की अवस्था में प्राप्त होगा तो आपको पता होगा ना कि कैसे दो मेटल को जोड़ा जाता है। जब उनको गर्म किया जाता है तो पिघलने लगते हैं, फिर पिघलते हुए जब उनको फिर जोड़ दिया जाता है। सबको पता है चीज? यस सर। तो यही चीज यहाँ होती है कि अगर रेल की पटरियों के बीच में दरारें पड़ गई हैं तो Fe2O3 रेल में या तो अवेलेबल होगा पटरियों में, क्योंकि जंग का एक मटेरियल होता है Fe2O3, और जब उसकी एल्यूमिनियम से अपक्रिया कराई जाती है तो आयरन अलग हो जाता है। तो इस तरह से आयरन क्या करते हैं, आयरन को गलित अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है और रेल की दरारें जो होती हैं वो भर जाती हैं। समझ में आया? यस सर। तो इसको लिख लीजिए, थर्मिट अपक्रिया लिख लिए, नीचे लिख आयरन ऑक्साइड ब्रैकेट में Fe2O3 लिखिएगा। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अपक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनों के पुर्जे जोड़ने के काम आती है और इसे थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट, अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। देखिए जो धातुएं अधिक क्रियाशील होंगी उनको तो आप ऐसे नॉर्मली किसी अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको चाहेंगे कि विस्थापन अपक्रिया करे तो किसके द्वारा विस्थापित होगी, जो सबसे अधिक क्रियाशील होगी वो किसके द्वारा विस्थापित हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप एक विद्युत अपघटन अपक्रिया सब लोग पढ़े हैं। सर। जैसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होगी, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया है, और कैल्शियम हो गया। इन सब में क्या होगा कि इनके क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा, इनकी क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा, आप एक विद्युत अपघटन वाले सिस्टम में डालिए। ये यहाँ पे सॉल्यूशन पड़ गया, कैथोड है एक और एक है एनोड। क्या है? एनोड और कैथोड। एनोड पे कौन से आयन जाएंगे, निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। और कैथोड पर? पॉजिटिव। कैथोड पर पॉजिटिव आयन जाएंगे और एनोड पर निगेटिव आयन जाएंगे। ठीक है, प्लस प्लस होता है और एनोड पे प्लस होता है, कैथोड पे माइनस होता है। और यहाँ पे एक सर्किट को खोल दिया जाए, अगर जब सर्किट को चालू कर दिया जाएगा, जब इसको कुंजी को ऑन कर दिया जाएगा तो फिर सर्किट में आयन का प्रवाह होने लगेगा या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा, और फिर कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगी। और क्या होगा, जो विद्युत ये जो विलयन है यहाँ पे जिसमें NaCl है, NaCl विलयन में कैसे होगा, Na प्लस Cl माइनस होगा। CaCl2 कैसे होगा, Ca डबल प्लस Cl माइनस होगा। होगा? यस सर। क्या होगा कि जो प्लस वाला है वो कहाँ पे जाने लगेगा, यहाँ पे Na प्लस है वो कैथोड पे जाने लगेगा, यस सर। और सर जो क्लोरीन है सर एनोड पे। ये एनोड पे जाने लगेगा। आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, यस सर। ये बना लीजिए।
और अब क्या होगा, Na प्लस कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, क्लोरीन माइनस एनोड पे जाकर के जमा हो जाएगा, क्लोरीन गैस के रूप में निष्कासित किया जा सकता है, कैथोड पर से सोडियम को निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों धातुएं होती हैं जिनको माइनस और प्लस बनाया जाता है, और उसके बाद फिर जब इसमें विद्युत का प्रवाह होता है तो विलयन में से क्या होते हैं, आयन एक तरफ भागते हैं, निगेटिव आयन जो होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे। फिर जो धातु होती है पॉजिटिव आयन वाली उसको क्या करते हैं, कैथोड से हम लोग निष्कासित कर लेते हैं। तो ये फिगर बना लीजिए, फिर मैं लिखवाता हूँ। ओके सर। लिखिए, अधिक क्रियाशील धातुओं को उनके गलित क्लोराइड के विलयन से विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कैथोड पर क्या होगा, Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और Na बना दिया। एनोड पर क्या होगा, Cl माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Al2 बना दिया। ठीक है, चलिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब धातुओं को निष्कासित कर लिया गया तो वो धातुएं शुद्ध अवस्था में नहीं प्राप्त होती हैं, बल्कि वे कैसी होती हैं, अशुद्ध होती हैं। अब आपको शुद्ध धातु चाहिए, रिएक्शन के फलस्वरूप जो धातुएं प्राप्त होती हैं वे शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं, और उनको शुद्ध कैसे किया जाता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं धातुओं का परिष्करण। क्या कहेंगे, धातुओं का परिष्करण या धातुओं का शोधन। ठीक है, तो अगला हेडिंग है आपका धातुओं का शोधन। विभिन्न लिखिए, विभिन्न रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त धातुएं प्रायः अशुद्ध होती हैं, जिन्हें विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। सेम प्रकरण है, पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कैसे करना है। विद्युत अपघटन में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, सबको पता है। पता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो अशुद्ध धातु है वो एनोड पर रहेगी, अशुद्ध धातु एनोड पर। एनोड पर रहेगी, और ये है शुद्ध धातु जो कि कैथोड पर। जमा होती रहेगी। ठीक है, यस सर। यहाँ पे धातु का विलयन होगा, जो धातु आपको निष्कर्षित करनी है या परिष्कृत करनी है वो यहाँ पे धातु का विलयन होगा। लाइक कि अशुद्ध धातु मतलब अगर सोडियम को निकालना है तो सोडियम अशुद्ध रूप में एनोड पर होगा। कहाँ पे होगा, एनोड पर। एनोड पर होगा, सोडियम एनोड पर होगा। विलयन में क्या होगा, विलयन में सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक है, यस सर। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, विलयन में सोडियम क्लोराइड है, अशुद्ध धातु Na का हमने एनोड बना दिया। ठीक, अब Yes. ध्यान से देखिए, ये एनोड है जो कि अशुद्ध धातु का है, अशुद्ध धातु Na का है, और एक कैथोड है। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का विलयन है, सोडियम क्लोराइड का विलयन है, तो Na प्लस भी होगा, यहाँ पे Cl माइनस भी होगा। ठीक है? और ये अशुद्ध Na है, अशुद्ध Na है। ठीक है, समझ में आया सबको। यस सर। अब देखिए, आपने सर्किट को ऑन किया, यहाँ सर्किट को ऑन करने वाली कुंजी थी तो सर्किट को ऑन कर दिया। जैसे आपने सर्किट को ऑन किया, यहां से विलयन में जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा पर, सर। सोडियम जाएगा एनोड। एनोड पे जाएगा कैथोड पर। सोडियम पॉजिटिव कहाँ जाएगा, सर पॉजिटिव जाएगा कैथोड पर, सर प्लस जाएगा कैथोड पर, माइनस जाएगा एनोड पर। तो विलयन में सोडियम पॉजिटिव है ना, तो सोडियम पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। यस सर। अब यहाँ से कैथोड पे चला गया, तो यहाँ पे एक सोडियम पॉजिटिव की कमी हो गई, विलयन में एक सोडियम पॉजिटिव की कमी हो गई, हो गई। यस सर। उसकी जगह फिल करने के लिए उतना ही सोडियम एनोड पर से नीचे आ जाएगा विलयन में। हाँ
एनोड पर अशुद्ध सोडियम है ना, यस सर। अशुद्ध सोडियम में से जो सोडियम है वो क्या करेगा, वो विलयन में आ जाएगा और Na+ के साथ जब आ जाएगा विलयन में और Cl नेगेटिव के साथ अपक्रिया करके NaCl बना लेगा, जो कि विलयन है विद्युत अपघटन वाले सेटअप में। ठीक है, यस। यानी अशुद्ध धातु के एनोड जो बना था वहां से धातु धीरे धीरे क्या हो रही, विलयन में आ रही है, और विलयन से कहां जा रही है, कैथोड पर जा रही है। यानी कैथोड पर आपको फाइनली धातु मिल जाएगी, और जो धातु मिलेगी वो कैसी होगी, शुद्ध होगी। कोई दिक्कत नहीं ना, चैप्टर पूरा समझ में आया है।